हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 23, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। तो रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके आसपास में कंकाल है, इसीलिए इसको कंकाल पाया गया है, इसीलिए इसको रहस्यमयी झील कहते हैं। उसके बाद देखते हैं रिडवाना झील। रिडवाना झील राजस्थान में है। नक्की झील ये भी राजस्थान में है, राजस्थान के माउंट आबू में है। उसके बाद पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। सबसे पहले दिया है खाद्य उत्पादन की वृद्धि, यह हरित क्रांति से रिलेटेड है। दूसरा है दूध उत्पादन, तो यह श्वेत क्रांति से रिलेटेड है। तीसरा है मत्स्य पालन, यह नीली क्रांति से रिलेटेड है। और चौथा है उर्वरक, यह भूरी क्रांति से रिलेटेड है। इस तरह से 1 3 2 4 हो गया, 1 3 2 और 4। यह ऑप्शन नंबर 1 में है, यही इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। तो करनाल बंट जो है यह गेहूं से रिलेटेड रोग है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं मटर। मटर में मार्स रोग होता है, धान में खैरा रोग होता है, और करनाल बंट जो है यह गेहूं में होता है। अगला देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, और भारत में कौन सा है, थार। अगला देख लेते हैं, कहते हैं किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। सुनिएगा फिर से क्वेश्चन क्या है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। जिसका भूमध्य सागर से नहीं लगती है वह है चाड की सीमा जो है यह भूमध्य सागर से नहीं लगती है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। तो डेविस जल संधि जो है यह है संबंधित बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से। ये इसका उत्तर होगा। बेफिन की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जो जोड़ता है यह डेविस जल संधि है। अगला देख लेते हैं क्या है, लाल सागर और आदन की खाड़ी है। लाल सागर और आदन की खाड़ी जो है यह बाब अल मंदेव जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। अगला फिर क्या है, जावा सागर और हिंद महासागर। तो जावा सागर हिंद महासागर जो है यह सुंडा जल संधि से जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्या है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, तो ये पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, मांग का नियम किस पर आधारित है। तो मांग का नियम जो है ये आधारित होता है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, ये इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 8वां नंबर। 8वां में क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया है नौरोजी किए हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई। तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति जो प्रारंभ की गई 1991 में की गई। 1991 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी थे, उस समय ये एक मॉडल लाए थे जिसको एलपीजी मॉडल कहते हैं। ये आर्थिक उदारीकरण योजना के अंतर्गत था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को लाया था। तो इसी समय में जो आर्थिक सुधार नीति प्रारंभ की गई थी 1991 के दशक में। अगला देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या है, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो जो डायनमो हो ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर प्लेट करता है चेंज। उसके बाद दिया हुआ है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो इंडक्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से कॉइल जो होता है ये इसमें काम करता है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो करता है यह विद्युत मोटर करता है। और डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में जो कमी आती है उसका बराबर होता है जो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए वहां की द्रव की मात्रा होती है, उसी के बराबर होती है, बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां नंबर क्या है, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है। तो चिनार वन्यजीव विहार जो है यह अवस्थित है केरल में। उसके बाद और सबके बारे में देख लेते हैं, जैसे बिहार में है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य,
और महाराष्ट्र में है पेंच है, तंसा है, बोरीवली है, और मध्य प्रदेश में कान्हा, पंचमढ़ी, ये सब अभ्यारण्य है। अगला देख लेते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्न में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है, तो जो फास्फोरस का अयस्क नहीं है वह है ग्रेनाइट, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी फॉस्फोराइट, फ्लोरापाइट और क्लोरापाइट ये सब जो है फास्फोरस का अयस्क है। उसके बाद देख लेते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता जो पता लगाया जाता है, यह लगाया जाता है संयोजकता से, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्या है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? जो वेल्डिंग किया जाता है उसमें कौन से मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए। अगला देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो सामान्य नाम है यह सोडियम कार्बोनेट का नाम है, इसका बी नंबर उत्तर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, ठीक, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को कॉमन नाम क्या है? चॉक, मार्बल, ये सब कह सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3 होता है, ठीक। उसके बाद सी नंबर में दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? CaHCO3(2), ठीक। उसके बाद दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, तो ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3, ठीक। वॉशिंग सोडा का क्या है कॉमन नेम, सामान्य नाम जो है यह सोडियम कार्बोनेट है, जिसका की फॉर्मूला है Na2CO3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? क्या कहता है, फिर से सुनिए क्वेश्चन, एक मिनट। क्या है, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु किस तत्व से धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है धातु तत्व वह जो है वह है क्रोमियम, ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो सोडियम क्लोराइड में जो अशुद्धता नमी सोखती है वह है मैग्नीशियम क्लोराइड, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां नंबर क्या है, एक घोल जिसका कोलाइडी विलयन होता है, तो जिसका कोलाइडी विलयन या कोलाइडी सॉल्यूशन होता है वह द्रव में द्रव का होता है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन शब्द जो है यह प्रयोग किया जाता है रक्तचाप बढ़ने के लिए, ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। जब रक्तचाप बढ़ता है तो वहाँ हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला 23वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर के कौन सा अंग या भाग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से जो भाग या अंग प्रभावित होता है वह है मस्तिष्क। मस्तिष्क अल्जाइमर रोग से होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 24वां नंबर क्या है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मानव मस्तिष्क का जो अंग है जो नियामक उगलने या निगलने का नियामक केंद्र है यह है मेडुला ऑब्लांगाटा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 25 नंबर क्या है, जोड़ का यूरिक एसिड, जोड़ पर अगर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का कारण है। अगर जोड़ पर यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हो जाता है, एकत्र हो जाता है, तो इस वजह से गठिया हो जाता है, ये हो जाएगा ए नंबर इसका उत्तर, ठीक। अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्या है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में श्वेत कणों का जो मुख्य प्रयोजन है यह संक्रमण से संघर्ष करता है रक्त में श्वेत कण, बाकी ऑक्सीजन को ले जाता है जो लाल कण होता है हीमोग्लोबिन, ठीक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 27वां नंबर क्या निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो जो मालवेसी कुल का पौधा नहीं है वह है सरसों, बाकी ये सब जो है कपास, भिंडी, गुड़हल, ये सब क्या है मालवेसी कुल का पौधा है। जो नहीं है मालवेसी कुल का वह है सरसों, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या निम्नलिखित में लोधी राजवंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी राजवंश के संस्थापक था बहलोल लोधी, याद रखिएगा।
ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे दिया हुआ इब्राहिम लोदी के बारे में, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको पानीपत का युद्ध कहते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी और इसके बाद ही मुगल साम्राज्य का नींव रखा गया था। तो इब्राहिम लोदी के बारे में ये जान लीजिए। उसके बाद सिकंदर लोदी दिया हुआ, सिकंदर लोदी आगरा का स्थापना किया था 1504 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कुटों के साथ सहायता उत्तर देना है। सबसे पहले देखते हैं पेशवा। पेशवा जो है ये कहाँ से था, पूना से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और भोंसले जो था यह नागपुर से थे, और होलकर इंदौर से थे, और क्या है गायकवाड़ है यह बड़ौदा से थे। तो इस तरह से 3 4 1 2 3 4 1 2 सभी का हो जाएगा। देखते हैं इसका कूट में क्या है उत्तर। उत्तर 1 नंबर है 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। तो जो पद्मावत लिखा था वह था मलिक मोहम्मद जायसी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे अमीर खुसरो के बारे में दिया हुआ है, यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, और अबुल फजल जो है यह अकबर के दरबार में थे। अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्या है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो बनाया था यह हाजी बेगम बनवाया था। ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया। तो जो विजयनगर के राजा जो शासन किया यह विरूपाक्ष देवता के नाम पर किया है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे हरिहर और बुक्का थे, ठीक। और इसका जो फेमस राजा था, फेमस शासक था, वह कृष्णदेव राय था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 33वां नंबर क्या है, विदेशी यात्रा डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। तो डायमेकस जो आया था यह आया था बिंदुसार के दरबार में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 34वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था यह था उज्जैन। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो कराया था यह कृष्ण प्रथम करवाया था। ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रथम दिया हुआ है। राजेंद्र प्रथम जो किया था यह गंगई कोंड चोलीश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया था। राजेंद्र प्रथम किसका करवाया था, तो याद रखिएगा गंगई कोंड चोलीश्वरम मंदिर का। अगला देख लेते हैं जैसे है राजराज एक जो है यह बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद नरसिंह वर्मन जो है यह महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम करवाया था। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ। भारत का व्यापारिक संबंध जो है यह सबसे पहले पुर्तगाल से स्थापित हुए थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो निम्नलिखित में भारत का प्रथम वायसराय जो था यह लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल था। और पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगला देख लेते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहा। तो फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि अंग्रेज की फौज बहुत शक्तिशाली थी। ये 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके सामने वो टिक नहीं पाई, हार गई, और वह वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने में या स्थापित करने में असफल रहे। अगला देख लेते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। 39वां नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने इस कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था। तो ये कथन जो है यह कौन से अधिवेशन में व्यक्त किए थे, बाल गंगाधर तिलक यह किए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही वह कहे थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और उस समय क्या हुआ था, गरमदल नरमदल सब एक हो गए थे, ठीक है, जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, सब साथ हो गए थे। और ये लखनऊ अधिवेशन जो थे इसका अध्यक्ष जो थे यह थे अंबिका चरण मजुमदार थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजुमदार थे। उसके बाद देख लेते हैं, इसके ऊपर जस्ट दिया हुआ है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे यह रास बिहारी घोष थे। इसमें नरमदल गरमदल अलग अलग हो गए थे, कांग्रेस दो पार्टी में विभक्त हो गया था। उसके ऊपर दिया हुआ कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी के जो अध्यक्ष रहे वह रहे दादा भाई नौरोजी। और इसमें पहली बार स्वराज शब्द को अपनाया गया, स्वराज शब्द का
प्रयोग किया गया। उससे ऊपर है बनारस अधिवेशन 1905, तो इसका जो अध्यक्ष थे यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित, क्या है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिका, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। डी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी हरिजन, नवजीवन ये भी गांधी जी का ही ये है, पत्रिका है। ठीक, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 41वां नंबर। 41वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे यह थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक, और उसके बाद देख लेते हैं और क्या सब है। देखिए, एक अल्पसंख्यक उप समिति था और एक था मौलिक अधिकार उप समिति। दो उप समिति था संविधान सभा में। जो मौलिक अधिकार उप समिति थे, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी क्या थे, जो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। और एच.सी. मुखर्जी जो थे यह अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। इसमें देखना है हमको सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया हुआ है नागरिकता, यह संविधान के भाग 2 में है। ठीक है, उसके बाद पंचायत जो है यह भाग 9 में दिया हुआ है, ये 4 हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। उसका दिया राज्यसभा, यह भाग 17 में है और सी का ये 2 हो जाएगा। उसका सहकारी समिति दिया हुआ है, यह 9 के ख में दिया हुआ है, सहकारी समिति। पंचायत 9 का क में जो दिया है वह म्यूनिसिपैलिटी दिया हुआ है, 9 के ख में दिया हुआ है सहकारी समिति, तो ये डी का 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 यह ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 43वां नंबर। 43वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी नागरिक किसी भी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश के से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो यह दिया हुआ है अनुच्छेद 18 में, जिसमें उपाधि का अंत दिया हुआ है अनुच्छेद 18 में। और सब अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में दिया गया है, यह दिया गया है विधि के समक्ष समता, यह अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और उसके बाद अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है राष्ट्रपति तब तक अपनी पद को नहीं छोड़ेगा, अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है 5 वर्ष, फिर भी वह तब तक अपना पद को नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। मतलब कि एक नया राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाते हैं तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। यह अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना जो कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यह अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मौलिक अधिकार के संबंध में जो कथन सही नहीं है यह देखना है। क्या आता है, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है इसका वर्णन संविधान के भाग 4 क में है, बिल्कुल नहीं। इसका वर्णन जो है भाग 3 में है। कितने में है? भाग 3 में किया गया है मौलिक अधिकार का वर्णन। भाग 4 क में जो है मूल कर्तव्य का दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से इसका जो सही कथन नहीं है वह है सी नंबर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के संबंध में जो कथन सही नहीं दिया हुआ है वह है 3 नंबर ऑप्शन। मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में है, यह सही होगा। अगला देख लेते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है वह है समाचार पत्र, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 46वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है वह है अंग्रेजी, बी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सरकारी उप समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सरकारी उप समिति के जो कुल सदस्य होते हैं यह 22 होते हैं। सरकारी उप समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक, लोक लेखा समिति में भी इसी तरह से 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। तो सरकारी उपक्रम समिति के कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भाग में की जा सकती है? तो यह संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये किया गया था। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। और इसमें बताया गया है इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया। ये 44वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता ये सब प्रस्तावना में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य 4 के क में, अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत। 69वां संविधान संशोधन है। 69वां संविधान संशोधन में एनसीआर जो है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली के राजधानी, भारतीय राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्र को आवंटित किया गया। ठीक है, वो एनसीआर के बारे में किया गया है 69वां संविधान संशोधन में। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन है। 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा के सीट को 525 से बढ़ा करके 545 किया गया और जो यूनियन टेरिटरी है उसका 25 से घटा करके 20 किया गया 31वां संविधान संशोधन के तहत। अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद कौन सा विभाग संभाला था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री को कौन संभाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभाले थे। आगे देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तीव्रतम एवं सामाजिक विकास जो था यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। ठीक, और सबके बारे में देख लेते हैं। जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये सब जगह कारखाना, इस्पात कारखाना लगाया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता दी गई थी यह स्वायत्त के साथ विकास का और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया था, जोर दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या बताया गया? गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।